स्थिर चित्र स्टील लाईफ. मित्रांनो, आशा आहे तुम्हा सगळ्यांना व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. आणि जर कधी आपण नवीन व्ह्यूवर असाल तर आपल्याला सबस्क्राईब बटन फक्त एकदाच प्रेस करायचं आहे आणि त्या बाजूला बेल आयकॉन असलेले बटन प्रेस करून त्या ठिकाणी ऑल म्हणायचं आहे. म्हणजेच आमचे नवनवीन व्हिडिओज तुम्हाला अपडेट मिळत राहतील. थँक्यू. दोस्तों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन. ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं. दोस्तों, हमें प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए ताकि हमारा हुनर और भी निखर जाए. दोस्तों, आज हम स्थिर चित्र यानी स्टिल लाइफ इसके बारे में हम जानकारी लेंगे. स्टिल लाइफ का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे. दोस्तों, स्टिल लाइफ में 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों का समूह होता है. ऐसे उसमें नेचर मेड यानी निसर्ग निर्मित और मैन मेड यानी मानव निर्मित वस्तुओं का समूह होता है. यह समूह अपने कुछ डिस्टेंस से एक मेज पर टेबल पर क्रिएटिवली रचना करके रखा हुआ होता है. उसमें जनरली बकेट, पॉट, घड़ा, पेपर, क्लॉथ, कपड़ा, तरबूज, बैंगन, प्लेट, एप्पल आदि ऑब्जेक्ट्स रहते हैं. स्टिल लाइफ में हमें स्केचिंग की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है. जो हम लोग पॉट ड्रॉ करते हैं जैसे कि बकेट या फिर कोई घड़ा या फिर कोई फ्लावर पॉट, बाउल, डिश, पेपर रोल या फिर कोई फ्रूट वगैरह, तो उनके शेप हमें ड्रॉ करने के लिए इलिप्स, उनका जो ऊपर का शेप रहता है उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो हम इलिप्स की शेप की स्केचिंग की प्रैक्टिस रखेंगे तो हम आसानी से स्टिल लाइफ का स्केचिंग कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने पेंसिल से स्केच शुरू किया था. आगे मैंने ब्रश से भी स्केच किया है. आप जैसे जैसे स्केचिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप ब्रश से भी स्केच कर सकते हैं. स्टिल लाइफ की जो पोजीशन है वो आपको वर्टिकली पेंट करनी है, वर्टिकली ड्रॉ करनी है कि हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी है, ये चेक कर लीजिए. ये चेक करने का आसान तरीका ये होता है कि आप रफ पेपर का कोई रेक्टेंगल काट लीजिए और वो स्क्वायर कैमरे जैसे आप यूज़ कीजिए. अगर उसमें ऑब्जेक्ट्स की हाइट ज़्यादा लग रही होगी तो आप वर्टिकली ड्रॉ कीजिए, और अगर हॉरिजॉन्टली आपको विड्थ ज़्यादा लग रही होगी तो आप हॉरिजॉन्टली आप ड्रॉ कीजिए. दिए हुए स्टिल लाइफ में मैंने बकेट, पेपर रोल, घड़ा, क्लॉथ, बकेट में से निकला हुआ कपड़ा, एक डिश, डिश के ऊपर मैंने फ्रूट, एप्पल, सेब ये मैंने ड्रॉ किया. बकेट के बाजू में मैंने एक छाता, छोटे बच्चों का कलरफुल छाता और एक पिरामिड सूची और एक किताब यहाँ पे रखी है. ड्राइंग होने के बाद आप ड्राइंग एक बार उल्टा करके चेक कर लीजिए, जिससे आपको ड्राइंग के बारे में बैलेंस वगैरह सिमेट्रिकल जो पार्ट है वो आपको प्रोपोर्शनली आपने अच्छे से ड्रॉ किए हैं कि नहीं ये समझ में आ जाता है. उसके साथ साथ बैकग्राउंड में रंगीन कपड़े भी हैं जिसे हम ड्रेपरी बोलते हैं. स्टिल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स के साथ बैकग्राउंड की ड्रेपरी यानी बैकग्राउंड के कपड़े जो रखे हुए होते हैं उनको भी कलर करना रहता है. ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आपको सिर्फ दिए हुए ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना रहता है, पेंट करना रहता है. उसके बैकग्राउंड को आप कलर नहीं किया तो भी चलता है. खाली आपको ऑब्जेक्ट्स की कास्ट शैडो यानी परछाया आपको दिखानी रहती है. यहाँ हम लोगों का ड्राइंग हो चुका है और हमने कलरिंग शुरू की है. जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने कहा है, वैसे ही
आपको कलर पैलेट, पानी का बाउल, क्लॉथ, आप जिस हाथ से पेंटिंग कर रहे होंगे यानी दाहिने हाथ से पेंटिंग कर रहे होंगे तो आप दी हुई चीज़ें कलर पैलेट, ब्रश, वाटर बाउल, क्लॉथ, नैपकिन, ये चीज़ें आपको दाहिने हाथ को रखनी है। अगर आप बाएं हाथ से कलर कर रहे होंगे तो ये चीज़ें आप आपके बाएं यानी लेफ्ट हैंड को रखिए ताकि कलर करने में आसानी हो और पेपर पे कोई दाग न लगे। दोस्तों, कलर करते समय आपके स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स पे लाइट जिस दिशा से आ रही होगी उसी दिशा में आपको लाइट टोन्स यूज़ करने हैं। इलिप्स के पार्ट यानी बर्तनों का ओपन मुंह वाला जो भाग रहता है वहाँ पे आप अपोजिट डायरेक्शन में लाइट और शैडो दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बकेट में मैंने लेफ़्ट हैंड को डार्क टोन दिखा है क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड से यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी बकेट के ऊपर लाइट आ रहा है, लाइट रेस आ रहे हैं। और बकेट का जो बाहरी पार्ट है उनको कलर करते समय मैंने बकेट को राइट हैंड साइड में डार्क कलर पेंट किया है। शेडिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि दो कलर एक दूसरे के बाजू में आप पेंट करेंगे तो आपको पोस्टर कलर करते समय ब्रश साफ पानी से धोने के बाद नैपकिन से पोंछ ले और वो कलर्स में हल्के हाथों से मूव करें, फील करें, तो ऑटोमेटिक हम लोग एक शेडिंग जैसा वहाँ पे फील ला सकते हैं, यानी शेडिंग, कलर शेडिंग मिक्सिंग कर सकते हैं। बहुत दोस्तों को, बहुत लोगों को, स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि शेडिंग कैसे करें। इसके लिए ये तरीका अपनाना है। यहाँ पे रेड कलर की बकेट थी तो यहाँ पे मैंने रेड कलर का लाइट कलर जो रहता है पिंक, लाइट पिंक यहाँ पे हमने पेंट किया। देन उसके बाजू में उसमें थोड़ा येलो कलर मिक्स किया और बाजू में मिडल टोन पेंट किया और देन रेड कलर का डार्क टोन हमने पेंट किया। उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर जो लाइट रेज जाके रिटर्न आते हैं उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। वो बैकग्राउंड को टकराने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर आते हैं तो वो साइड में रिफ्लेक्टेड लाइट बन जाता है और वो यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से हम लोग कलर करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट्स अच्छी तरह से 3D लगेंगे, रियल लगेंगे। बकेट का कलर होने के बाद में यहाँ पर हमने बकेट के अंदर का जो क्लॉथ है वो पेंट किया है। उसके फोल्ड्स ऑरेंज कलर का
यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है और उसके फोल्ड्स हमने ऑरेंज कलर के लाइट एंड डार्क शेड में हम लोगों ने पेंट किए हैं। जिस तरह से हम लोगों ने लाइट एंड डार्क कलर की शेड, ऑरेंज कलर की शेड हमने यहाँ पे पेंट किए, उसी तरह से वो क्लॉथ के फोल्ड्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पेंटिंग में वो फील ले पा रहे हैं। घड़े का नीचे का जो ऑरेंज कलर का पार्ट है वो हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क दिखा है, ताकि घड़े का जो पार्ट है वो उठकर अच्छे से बाहर आते हुए दिखे और ऊपर उठा हुआ दिखे। यहाँ पर बैकग्राउंड में ब्लू कलर की शेड है, ब्लू कलर की ड्रेपरी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लेन ब्लू कलर यहाँ पे पेंट कर लिया है और उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट्स के शैडो और कपड़े के ड्रेपरी के फोल्ड्स हम लोग यहाँ पे पेंट करेंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम ड्रेपरी पेंट करते हैं तो हम लोगों को पेपर ज़्यादा फील हो चुका है ऐसा लगता है। इससे साइकोलॉजिकल हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट आता है कि हम लोगों का ज़्यादातर पार्ट हम लोगों ने पेंट कर चुका है और पेंटिंग जल्दी से कंप्लीट होगी। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स पहले पेंट करेंगे और उसमें हमारा ज़्यादा टाइम चला जाता है तो ड्रेपरी का जो आउटर पार्ट है वो हम लोगों को ज़्यादा लगता है और हम लोग जल्दी जल्दी में कलर करते हैं और उसी चक्कर में कई बार हमसे मिस्टेक्स हो जाती है और पेपर या फिर हमारा जो ड्राइंग है वो कभी कभी बाय मिस्टेकली गंदा हो जाता है। तो उससे बेटर है कि आप ऑब्जेक्ट्स कलर करते करते बैकग्राउंड का जो पार्ट है वो भी आप फील कीजिए। उससे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा पार्ट आपने फील कर दिया है, पेपर आपका ड्राइंग हो चुका है, पेंट हो चुका है और उससे आपके ऊपर आपके माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता रहता है कि अपना ड्राइंग जल्दी से पूरा होगा और आपके काम की स्पीड भी बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने घड़े के लिए ग्रीन कलर यहाँ पे पेंट किया। बेसिक ग्रीन कलर का टोन होने के बाद, पेंट होने के बाद में वहाँ पे मैं अभी लाइट टोन पेंट करूँगा और धीरे धीरे उसके डार्क टोन भी पेंट करूँगा।
ज़्यादातर हमें लाइट टू डार्क इस टेक्निक का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम लोग अगर हमें डार्क कलर चाहिए रहेगा तो डार्क कलर हम लोग धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में जो हमने स्काई कलर पेंट किया था तो उसमें हमने डार्क टोन ऐड कर दिए हैं और उसके साथ साथ थोड़े बहुत हम लोगों ने फोल्ड्स के पार्ट्स भी ऐड किए। जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स कलर कलर होते जाएंगे उसी तरह से बैकग्राउंड का ड्रेपरी का पार्ट भी कलर होते जाएगा, हम लोग उसको कलर करते जाएंगे। उसे हमें ये फील होता जाएगा कि कलर कितना डार्क लेना है और कितना लाइट दिखाना है, बैकग्राउंड का कलर ड्रेपरी का कलर कितना डार्क दिखाना है, ये हम लोगों को समझ में आता जाएगा और हम लोग वो कलर करते जाएंगे।
दोस्तों, कलर में हमें डार्क कलर और लाइट कलर ये बनाने के लिए कोई भी एक कलर में वाइट कलर लाइट शेड के लिए हम लोगों को यूज़ करना है। और अगर हम लोगों को डार्क शेड बनानी है तो उसमें हम पर्शियन ब्लू, रेड और चाहिए तो ब्लैक आदि शेड का यूज़ करके हम लोग नई डार्क शेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैकग्राउंड पेंट होने के बाद में थोड़े डार्क टोन ऐड करना शुरू किया है। तकरीबन उसी के साथ साथ हम लोग अभी दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी कलर करते जाएंगे, जैसे कि क्लॉथ में मीन्स ड्रेपरी में जो फोल्ड्स है वो फोल्ड्स दिखने के लिए डार्क और लाइट शेड के फोल्ड्स यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। पेंट करते करते हम लोग वो इफेक्ट ला सकते हैं। पेपर के लिए वाइट शेड का जो पेपर है उसके लिए हम लोगों ने वाइट शेड में येलो और कई जगहों पे हल्का सा ब्लू ऐड कर राउंड इफेक्ट हम लोगों ने लाया है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड में डार्क स्टोन भी ऐड किए हैं और वो डार्क पैचेस से ड्रेपरी में फोल्ड्स का इफेक्ट हम लोगों को दिख रहा है। घड़े का कलर यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाया है। ग्रीन कलर को भी मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर के लिए, लाइट शेड के लिए येलो यूज किया है और डार्क शेड के लिए ग्रीन कलर में हल्का सा ब्लू कलर, या ज़्यादा डार्क चाहिए रहेगा तो पर्शियन ब्लू ये कलर मिक्स किया है। शेडिंग करने का तरीका आप समझ लीजिए। ज़्यादातर कलर फिल करने के बाद पानी में ब्रश हल्के से साफ कर लो और नैपकिन से साफ करने के बाद हल्के हाथों से ब्रश दोनों कलर के ऊपर मूव करना है। इससे शेडिंग का इफेक्ट हमें दिखने लगता है। कलर करते समय फिनिशिंग, ऑब्जेक्ट्स की फिनिशिंग यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। अगर फिनिशिंग नहीं रहेगी तो आपका पिक्चर, आपकी पेंटिंग का इम्पैक्ट कम हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स के नीचे डार्क कलर से हम लोग शैडो दिखा सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग लाइट कलर के हाइलाइट्स भी बाद में दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नीचे दी हुई ड्रेपरी का कलर डार्क ग्रीन है तो हम लोग यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर से कलर कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स के नीचे का जो कलर है वो शैडो की वजह से और ज़्यादा गहरा डार्क ग्रीन दिखेगा। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कलर करते समय उसके साथ साथ ही बैकग्राउंड की ड्रेपरी का पार्ट भी हम कलर कर रहे हैं। इससे हमारा समय बचेगा और फिनिशिंग साथ साथ हम लोग कर सकते हैं। जिस दिशा से लाइट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स की शैडो जमीन पे, मतलब यहाँ पे ड्रेपरी पे दिखेगी, तो वो डार्क कलर हम लोगों को इधर से समझ के पेंट करना है। कपड़े के फोल्ड्स और डार्क टोन और लाइट टोन आदि का अच्छी तरह से हम लोग अभ्यास करके पेंटिंग करेंगे तो हमारी पेंटिंग एक सुंदर तरीके से सुंदर पेंटिंग क्रिएट होती है। नीचे की डार्क बैकग्राउंड ड्रेपरी के साथ साथ बैक साइड की जो ब्लू कलर की ड्रेपरी है इसमें भी हमें डार्क टोन पेंट कर रहा हूँ, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्ट्स बाहर निकलते हुए, बाहर की तरफ आते हुए हम लोगों को फील होंगे और साथ ही साथ कपड़े के फोल्ड्स भी अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आएंगे। डार्क टोन के साथ साथ लाइट जिस दिशा से आया है, ड्रेपरी के ऊपर जिस दिशा से लाइट रेज आए हैं उसी दिशा के अनुसार हम लोगों को लाइट पेंट भी हम वहाँ पे अच्छी तरह से फील करके मिक्सिंग या शेडिंग वहाँ पे हम लोगों को करनी है, जिससे कपड़े के फोल्ड्स काफ़ी स्मूथली दिखे और हमारा पेंटिंग का इम्पैक्ट अच्छा हो। बैकग्राउंड के ड्रेपरी का पार्ट होने के बाद में हम लोग यहाँ पे डिश के लिए जो ब्लू कलर है हम लोग वो फील कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर के लिए इसकी लाइट शेड कोबाल्ट ब्लू और उसमें व्हाइट मिलाकर पेंटिंग किया है और डार्क शेड के लिए पर्शियन ब्लू
शेड यहाँ पे यूज किए हैं और धीरे धीरे एक दूसरे में मिक्स करते हुए उस प्लेट का कलरिंग मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। डिश या फिर प्लेट के ऊपर का जो इलिप्स का पार्ट है वो भी काफी हद तक आपको ध्यान में रखकर पेंट करना है। वहाँ पे अगर आप एक्यूरेसी फिनिशिंग नहीं रखेंगे तो वो काफी बोर दिखेगा या काफी फोकस कम करता है, वैल्यू कम करता है। डिश के साथ साथ यहाँ पे मैंने बुक और बुक की जो शेड है वो यहाँ पे पेंट की है। अगर किसी वजह से आपका ड्राइंग पेंटिंग करते समय थोड़ा गलत हो जाता है तो जब आप पेंटिंग कर रहे होंगे, फिनिशिंग कर रहे होंगे तो आपको वो सुधारने का एक मौका मिलता है, उसे आप करेक्शन कर सकते हो। वो करेक्ट करने से आपके फिनिशिंग में ये सारी चीज़ें आप करेक्ट करने के बाद आपका पेंटिंग की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, पेंटिंग का फील अच्छा आता है। प्लेट होने के बाद, बुक किताब होने के बाद छाता, अम्ब्रेला को भी जो छोटे बच्चों का छाता है कलरफुल रहता है तो उसको कलरफुल तरीके से यहाँ पे पेंट किया है। ऑरेंज, ग्रीन, पिंक कलर यहाँ पे मैंने पेंट की है जो कि स्टिल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में दिख रहे हैं वही कलर, लेकिन उनमें थोड़ा डार्क टोन का और लाइट टोन का एडिशन करते हुए छाते के कपड़े के फोल्ड्स भी यहाँ पे दिखाए हैं। इसके शैडो के लिए डार्क ब्लू यहाँ पे पेंट किया है। जैसे ही मैंने डार्क ब्लू यहाँ पे पेंट किया उसी समय से नीचे वाली ड्रेपरी और ऑब्जेक्ट्स जो कि पिरामिड है, बुक आदि बाहर ऊपर आके निकले हुए दिखते हैं। आप स्केल का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ड्राइंग करते समय स्केल का उपयोग नहीं करना है। कलरिंग करते समय आप सावधानी से स्केल का यूज करके शार्प लाइंस पेंट कर सकते हो, या फिर उसके लिए एक मार्केट में बो पेन जैसा एक आर्टिकल मिलता है, उसमें आप कलर फिल करके वो भी आप शार्प लाइंस के लिए यूज कर सकते हो। अम्ब्रेला छाते का कलर करने के बाद यहाँ पे बुक की फिनिशिंग और पिरामिड की फिनिशिंग कलर हम लोगों ने यहाँ पे पेंट की है। और उसके बाद एप्पल को कलरिंग किया है। एप्पल कलर करने में और बुक वगैरह जो भी छोटी छोटी चीजें यहाँ पे कलर किए तो उसके 3D का जो इफेक्ट्स है वो ध्यान में रख के आप लोगों को पेंट करना है, ताकि उसकी शैडो, डेप्थ वगैरह, पर्सपेक्टिव ये आदि ध्यान में रख के आपको कलर करना है। बुक के पेजेस के लाइंस, अम्ब्रेला के जो छाते का जो हैंडल है उसको ऊपर का लाइट्स, ये सारी चीजें ध्यान में रखकर हाईलाइट एंड डार्क कलर आपको पेंट करना है। आप बीच बीच में अपना ड्राइंग, अपना पेंटिंग थोड़ा दूर रखकर उसको देखा करो, जिससे आपको कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ लाइट्स के इफेक्ट्स आपको अगर आपको लगते हैं तो आप उसमें करेक्शन या फिर उसमें एडिशनल पार्ट कर सकते हो। दूर ड्राइंग पकड़कर आपको अच्छी तरह से फील आता है कि हम लोगों को कहाँ और इम्प्रूवमेंट करना है और कहाँ पे हम लोग पेंटिंग आप इजी तरीके से कर सकते हैं, ये आदि फील आता है। एप्पल को कलरिंग करते समय हम लोगों ने यहाँ पे प्लेन ऑरेंज कलर दिया और उसमें लाइट शेड के लिए येलो मिक्स किया और देन उसमें रेड और डार्क शेड के लिए डार्क रेड वगैरह इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पेंट किया है। इसका टेक्सचर का पार्ट भी ध्यान में रखते हुए शेडिंग लाइंस के टेक्सचर यहाँ पे फोकस किए हैं। और आखिर में सब होने के बाद में एक बार अच्छी तरह से पेंटिंग देखने के बाद जहाँ पे नीड है, वहाँ पे जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हाई लाइट के स्ट्रोक और डार्क कलर के स्ट्रोक यहाँ पे मैंने पेंट किए और वो कलर में साथी कलर में यहाँ पे मर्ज किए, जिससे कि अच्छी तरह से ये पेंटिंग उभर कर आई और अच्छी लगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।
मित्रांनो, आशा आहे तुम्हा सगळ्यांना व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. आणि जर कधी आपण नवीन व्ह्यूवर असाल तर आपल्याला सबस्क्राईब बटन फक्त एकदाच प्रेस करायचं आहे आणि त्या बाजूला बेल आयकॉन असलेले बटन प्रेस करून त्या ठिकाणी ऑल म्हणायचं आहे. म्हणजेच आमचे नवनवीन व्हिडिओज तुम्हाला अपडेट मिळत राहतील. थँक्यू.